मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट मेन डेफिनेशन है, देखो इसमें, ठीक है, कुछ मेन डेफिनेशन है। एक्चुअली इसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स, देखो इसका टाइटल क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको हम मैट्रिक्स में अब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी मैट्रिक्स है एक्चुअली में वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही रिप्रेजेंटेशन है। अभी तक हम मैट्रिक्स देखते थे कि हम उसमें रैंक, ये नलिटी या सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते थे, ये सब चीजें उसमें होता था। अब यहाँ पे एक्चुअली हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। और जो भी चीजें मैट्रिक्स में होती थी वो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी होगा। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक होता है, उसका नलिटी होता है ना। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं, उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। जो भी आप मैट्रिक्स में करते थे वो सब कुछ आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में करते हो, बिकॉज एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स। सो फर्स्ट आप देखो जरा ऑर्डर्ड बेसिस, जो कि हमें इसको रिप्रेजेंट करने में यूजफुल होंगी, वो कुछ डेफिनेशन है ऑर्डर्ड बेसिस। वी नो फर्स्ट बेसिस क्या होता है वो हमें पता है। नाउ नेक्स्ट सेकंड हमारा ये स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है हमें ये भी पता है। देखो स्टैंडर्ड बेसिस जो हमारे स्पेशल वेक्टर स्पेसेस है उनके तो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी वहां पे डायरेक्ट बोल देगा, ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा, आपको बोल देगा भाई आप इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताओ, ठीक है। तो ऐसे भी दे सकता है, जैसे आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा, बोलेगा भाई ये रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है इस एंगल में फ्रॉम R2 टू R2, तो बताओ इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो ऑर्डर्ड बेसिस, देखो ऑर्डर्ड बेसिस क्या होता है, बेसिस तो हमें पता ही है, अब ऑर्डर्ड आ गया आगे, तो एक ऑर्डर से रिलेटेड है कि मतलब फिक्स टाइप का, एज ए फिक्स टाइप का बेसिस ही ऑर्डर्ड बेसिस है। तो देखो लेट वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन अ बेसिस फॉर V is said to be an ordered basis for V if the places of the vectors are fixed in the basis। यानी अगर हमारे पास कोई बेसिस है, ठीक है, अब जैसे B1 यहाँ पे मैंने लिखा है स्टैंडर्ड बेसिस है, अगर मैं इसको बाई चांस इसका प्लेस, सपोज ये E1 है, ये E2 है, E3 है, अगर इसको ऑर्डर्ड बेसिस रहना है तो इसको फिक्स होना पड़ेगा। अगर मैंने ये कहा B1 इज इक्वल टू E1 E2 E3, तो ये मेरा एक ऑर्डर्ड बेसिस बन गया। अगर मैंने इसको लिखा E2 E1 E3, ये भी बेसिस है, क्योंकि जस्ट हमने फर्स्ट प्लेस को सेकंड प्लेस में कर दिया, सेकंड को फर्स्ट में कर दिया, ये मेरा B2 बना सपोज। तो है तो दोनों सेम ही, लेकिन ये दूसरा ऑर्डर बेसिस बन गया अब, ठीक है। ये जो है इन द सेंस ऑफ द ऑर्डर्ड बेसिस B1 कैन नॉट इक्वल टू B2। ऑर्डर्ड बेसिस क्या होता है कि जो प्लेस होती है, ये फर्स्ट प्लेस में E1 है, अगर सेकंड प्लेस में E2 है, थर्ड प्लेस में E3 है, तो ये फिक्स्ड होनी चाहिए। तो B1 एक मेरा ऑर्डर्ड बेसिस बन गया। अगर मैंने B2 बनाया, सेकंड प्लेसेस को फर्स्ट में कर दिया और फर्स्ट प्लेस को सेकंड में कर दिया एंड E3 लिखा, तो ये मेरा एक अदर ऑर्डर्ड बेसिस बन गया। ये अब B1 जो है B2 के इक्वल नहीं है इन द सेंस ऑफ द ऑर्डर्ड बेसिस। अदरवाइज सिंपल बेसिस कहोगे तो दोनों सही में बेसिस ही है, लेकिन ऑर्डर्ड बेसिस में ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्ड बेसिस का कंसेप्ट बहुत जरूरी है मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो ऑर्डर बेसिस जैसा होगा वैसा ही रख के हम मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर दूसरा बेसिस आप यूज करते हो तो फिर वहां पे जो मैट्रिक्स है हमारी वो चेंज आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर्ड बेसिस का कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, जैसे ये मेरा एक स्टैंडर्ड बेसिस है फॉर द एफ एन स्पेस। एफ एन स्पेस के लिए E1 E2 En,
तो ये स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस हम बोलेंगे इसका, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस फॉर एफ एन। पी एन एफ के लिए स्टैंडर्ड बेसिस फॉर, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस फॉर पी एन एफ ये हो जाएगा। इस तरीके से जो भी स्टैंडर्ड बेसिस होंगे वो उसको हम स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें ये प्लेसेस चेंज नहीं करनी है। प्लेसेस जैसे स्टैंडर्ड बेसिस में हम लिखते थे वैसे ही फिक्स रखना है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो एक्चुअली ये जो ऑर्डर्ड बेसिस है, कोऑर्डिनेट वेक्टर है, ये हमें अभी जरूरत पड़ेगी जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे। कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है? सपोज बी जो है मेरा u1 u2 एंड सो ऑन un कोई ऑर्डर्ड बेसिस है फॉर द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी। अब ऑर्डर्ड ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर जो है हमारा किसके लिए डिफाइन है? देखो, ऑर्डर्ड बेसिस के लिए जो भी कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे वो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखने के लिए हमारे पास ऑर्डर्ड बेसिस होना चाहिए। ऑर्डर्ड बेसिस कहाँ से आएगा? यहाँ से पहले, ठीक है, जो हमने अभी कर चुके हैं ऑर्डर्ड बेसिस। तो अब देखो कोऑर्डिनेट वेक्टर होता क्या है। अगर ये मेरा ऑर्डर्ड बेसिस है, सपोज अब मुझे इस x को, x क्या है? वेक्टर ही है, तो x का मुझे कोऑर्डिनेट वेक्टर चाहिए। अगर इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर मुझे चाहिए तो अब ये इसका ऑर्डर्ड बेसिस है। ऑर्डर्ड बेसिस से पहले ये बेसिस है, देखो ऑर्डर्ड बेसिस है, फर्स्ट बेसिस है, देन इसके पोजीशन फिक्स है तो इसका नाम ऑर्डर्ड बेसिस है। कोई भी वेक्टर जो होगा v का, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में तो होगा ही होगा, ठीक है। एवरी वेक्टर ऑफ v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स वेक्टर्स ऑफ बेसिस, उसके बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिख सकते हैं। सो ऑफकोर्स यूनिकली, वो यूनिकली होता है। सो अगर x मेरा v में है, सो देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर a1 a2 एंड सो ऑन an such that x is equal to this a1 u1 plus a2 u2 plus and so on an un। तो ये आ गया मेरा x। अब देखो द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x क्या होगा? द कोऑर्डिनेट, इस x का कोऑर्डिनेट वेक्टर, द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस। देखो ये रिलेटिव टू ऑर्डर, जो भी बेसिस चेंज करते रहेंगे तो हमारे ये जो ऑर्डर्ड वेक्टर है वो चेंज होता रहेगा। इसलिए मैंने एक ऑर्डर बेसिस लिया है b, तो इसी के रिलेटिव में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस b इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय, इसको डिनोट कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट x एंड सफिक्स में b, जो भी बेसिस होगा उसका नोटेशन जो b ऑर्डर्ड बेसिस है, कॉमा एंड a1 a2 इसके जो कोफिशिएंट है, यानी ये स्केलर जो है वो हम लिख लेंगे, यानी u1 u2 एंड सो ऑन un के जो कोफिशिएंट है स्केलर वो लिख देंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। सो अगर इसका ये देखो ये रो वेक्टर है या रो मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया तो ये कॉलम मैट्रिक्स में आ जाएगा या कॉलम वेक्टर आप बोल सकते हैं इसका। सो ट्रांसपोज ऑफ द स्केलर ऑफ इक्वेशन 1, तो इसके स्केलर्स का ट्रांसपोज ही हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x है, ठीक है। सो अब अगर कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x आप थोड़ा सा भी समझ गए हैं, तो अगर मैं ये लिखूं b लिख रहा हूं मैं 1, 0, 0, 1, दिस इज द बेसिस फॉर r स्क्वायर, ठीक है। सपोज आप इसको नाम दे दो u1 और इसको नाम दे दो u2b। तो अब मेरे पास है 2, 3, ठीक है, ये x मेरा है 2, 3। अब मैं चाह रहा हूं इस x का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा रिलेटिव टू दिस ऑर्डर्ड बेसिस। तो आप क्या लिखोगे? ऐसे स्केलर लिखोगे a u1 प्लस b u2 इस टाइप का, और जो a और b जो होगा, ठीक है, उसका ट्रांसपोज ही मेरा
इसका ए बी का ट्रांसपोज ही मेरा ये कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा रिलेटिव टू बी। तो आप इसको लिख सकते हो ए बी। अब ए बी की वैल्यू आप इजीली आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू 2u1 प्लस 3u2। देखो ये अगर मैं कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा, अदरवाइज आप इसमें u1 u2 की वैल्यू रख के ए बी की दो इक्वेशन बन जाएगी, ए बी की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है, तो इस तरीके से ये होता है। तो डायरेक्ट अगर हमें लिखना है 2,3 का ये कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू दिस बी, सो मैंने ऐसे लिखा, तो ये मैंने लिख दिया 2,2,3। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ 2,3 रिलेटिव टू ऑर्डर बेसिस बी। ये है P2R, वेक्टर स्पेस है P2R। इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा, fx का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा रिलेटिव टू इट्स स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। ये चाहिए f ऑफ x रिलेटिव टू इट्स स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। ये क्या होगा, कॉलम में लिखोगे आप 4 6 -7, क्योंकि देखो भाई इसका बेसिस क्या है, पहले बेसिस आप लिखो 1x x²। तो अब हमारे पास वेक्टर क्या है 4 6x -7x²। ये देखो किससे जनरेट हो रहा है, 4 1x एंड x² से जनरेट हो रहा है। तो स्केलर आपके क्या है 4 6 एंड -7। सो दिस विल बी, ये तो fx था, सो दिस इज fx b इज इक्वल टू 1 6 -7। आज इतना ही।